मेरा नाम राकेश है और मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गर्व मेरे दो बच्चे हैं, अमन जो 23 साल का है और सपना मेरी 19 साल की बेटी। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही किया है। उन्हें दुनिया की हर खुशी दी, हर सुविधा प्रदान की और हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। मैंने कभी उन पर किसी बात के लिए रोक टोक नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि यह उनकी जिंदगी का वो वक्त है जब उन्हें अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीने का हक है। हमारे बड़े से घर में कई नौकर थे और मेरी पत्नी कविता भी बेहद मॉडर्न ख्यालों वाली थी। वह बच्चों पर कम, अपनी सोसाइटी और दोस्तों पर ज्यादा ध्यान देती थी। लेकिन हमारे बच्चे हमें बहुत प्यार करते थे, इसलिए हमारी जिंदगी खुशहाल थी। सपना लंदन में पढ़ाई कर रही थी और अमन ने यहीं हमारे शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की। वह ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताता था, कभी शहर के बाहर ट्रिप पर तो कभी दोस्तों के साथ गायब हो जाता। मैं चाहता था कि अमन जल्दी से मेरी बिजनेस में मदद करने लगे, लेकिन उसे अभी जिंदगी का मजा लेना था। एक दिन हमारी पुरानी और वफादार नौकरानी कविता मुझसे मिलने आई। वह काफी सालों से हमारे घर में काम कर रही थी, लेकिन अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसने कहा, मालिक, मेरी बेटी नीलम अब घर पर अकेली रहती है और मेरे बूढ़े हाथ अब काम नहीं कर पाते। मैं चाहती हूं कि आप उसे भी काम पर रख लें। वह भी मेरी तरह वफादार और मेहनती है। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत हामी भर दी। अगले ही दिन वह अपनी बेटी नीलम को लेकर आई। नीलम बेहद मासूम और खूबसूरत थी और उसकी उम्र भी कम थी। जल्द ही नीलम हमारे घर के कामों में माहिर हो गई और सपना के वापस लौटने पर उसे अपनी पर्सनल सहायिका बना लिया। नीलम और सपना के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि सपना के दोस्तों का आना जाना बढ़ गया था। नीलम ने न केवल घर के काम संभाले बल्कि सपना की सारी जरूरतों का भी ध्यान रखा। सब कुछ सही चल रहा था जब एक दिन सपना मेरे पास आई। डैड, नीलम काम पर नहीं आ रही है। मैं उससे बहुत अटैच हो गई हूँ और दूसरे नौकरों से अपना कोई काम करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता, सपना ने शिकायत भरे लहजे में कहा। मैंने कामिनी को बुलवाया और पूछा कि उसकी बेटी क्यों काम पर नहीं आ रही। कामिनी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मालिक, नीलम 3 दिन से बुखार में जल रही है और डरी समीसी लगती है। वह किसी डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, सपना ने तुरंत कहा। आंटी, मैं चलकर नीलम को समझाती हूँ। हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन कामिनी ने मना कर दिया। उसने कहा कि नीलम रो रो कर बहुत बुरा हाल कर रही है और जबरदस्ती करने से उसकी हालत और बिगड़ सकती है। मैंने कामिनी को समझाया कि उसकी बेटी को सही इलाज मिलना चाहिए, वरना हालत और गंभीर हो सकती है। उस दिन के बाद से मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लगा कि बात सिर्फ बीमार होने की नहीं है, कुछ और था जो छिपा हुआ था और जल्द ही वह सच्चाई सामने आने वाली थी। नीलम की तबीयत की असलियत, उसके डर और उसकी गायब ही के पीछे क्या छिपा था, यह सब मुझे जल्द ही पता चलने वाला था। अगले ही दिन मेरी बेटी और मेरी पत्नी शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई थीं। दोपहर का समय हो रहा था, लगभग 1 बजे। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया था क्योंकि कोई फेस्टिवल था। मैं घर पर ही था और अक्सर जब घर में होता था तो अनुज का देर तक सोना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने नौकर श्यामू को बुलाया और पूछा, छोटे साहब क्या कर रहे हैं? वो अब तक उठे हैं या नहीं? श्यामू ने जवाब दिया, नहीं साहब, अभी नहीं उठे हैं, और वहां से चला गया। कुछ ही समय बाद कामिनी रोते हुए हॉल में दाखिल हुई। उसे यूं रोते देख मैंने फौरन अपना लैपटॉप बंद किया। उसके साथ उसकी बेटी भी थी,
जिसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह बहुत बीमार है। कंगना बेहद कमजोर लग रही थी, जैसे उसने काफी दिनों से कोई अच्छा खाना न खाया हो। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ नजर आ रहा था। वह पिछले एक हफ्ते से काम पर नहीं आई थी और उसे इस हाल में देख मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कामिनी से पूछा, क्या हुआ कामिनी? इतनी क्यों रो रही हो? वह मेरे पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, मालिक गजब हो गया। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं घबरा गया और पूछा, क्या हुआ है? साफ साफ बताओ। कामिनी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर मुझे दिखाया और बोली, इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है मालिक। छोटे साहब ने मेरी बेटी की इज्जत खराब कर दी है। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। क्या कह रही हो तुम? मैंने गुस्से में पूछा। कामिनी ने रोते हुए कहा, एक हफ्ता पहले जब मेरी बेटी छोटे साहब के कमरे में सफाई करने गई थी, वह सो रहे थे। वह वापस जाने लगी तो छोटे साहब ने उसे आवाज देकर कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद करके जबरदस्ती की। मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह तुम क्या कह रही हो? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मैंने कहा। कामिनी ने मेरी ओर देखा और बोली, मालिक मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरी बेटी सच कह रही है। मैंने अनुज को आवाज दी, लेकिन वह ऊपर था, इसलिए श्यामू उसे बुलाने चला गया। अनुज जब मलती हुई आंखों के साथ नीचे आया तो मैंने उससे सीधे सवाल किया, अनुज क्या तुमने कंगना के साथ कुछ गलत किया है? अनुज ने हैरानी से मेरी ओर देखा और कहा, डैड ये सब झूठ है। मैं ज्यादातर घर पर नहीं रहता। ये लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही है। लेकिन कंगना रोते हुए कह रही थी, मालिक छोटे साहब ने ही मेरी इज्जत लूटी है। उसकी बातों में सच्चाई झलक रही थी, लेकिन अनुज बार बार खुद को बेगुनाह बता रहा था। कामिनी ने कहा, मालिक हम गरीबों के पास कोई सबूत नहीं होते। हमारी इज्जत ही हमारी दौलत है। मैं समझ चुका था कि कामिनी और उसकी बेटी झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन मेरी रेपुटेशन का सवाल था और मैं अपने बेटे की वजह से अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगाना चाहता था। अनुज ने कहा, डैड यह लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही है। ये गरीब लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं। कामिनी की बात सुनने के बाद मैंने उससे पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? वह हाथ जोड़ते हुए बोली, मालिक मेरी बेटी की शादी छोटे साहब से करवा दीजिए। इसी से उसकी इज्जत बच सकती है। उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गया। तुम्हारा मतलब है कि तुम अपनी बेटी को इस घर की मालकिन बनाना चाहती हो? मैं अपनी बेटी सौम्या की शादी को लेकर हमेशा से बहुत खुश था। वह एक बहुत अच्छे परिवार में गई थी और उसके पति की जिम्मेदारियां भी काफी बड़ी थीं। सौम्या अपनी ससुराल में खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी खुशी जैसे फीकी पड़ने लगी। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्या हो गया। फिर एक दिन सौम्या अचानक रोते हुए घर आई। उसकी हालत देखकर हम सब घबरा गए थे। मेरी पत्नी ने उसे छूकर देखा तो वह बुखार में तप रही थी। हमने बिना देर किए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने बताया कि वह 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर हम खुश भी हुए और परेशान भी। सौम्या की हालत से साफ था कि वह बहुत तनाव में थी। हम सब समझ नहीं पा रहे थे कि उसे किस बात का इतना तनाव था। 2 घंटे बाद जब सौम्या को होश आया तो मेरी पत्नी उससे बात करने के लिए उसके पास गई। मैं दरवाजे के पास खड़ा था और जैसे ही उसने अपनी माँ से बात करनी शुरू की, मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उसने रोते हुए बताया कि पिछले 2 महीने से घर का एक नौकर उसे परेशान कर रहा था। वह अक्सर तब आता जब उसका पति घर पर नहीं होता और जबरदस्ती करता। सौम्या उसे रोकने की कोशिश करती पर नाकाम रहती। उस नौकर ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ कहा तो वह उल्टा उस पर ही आरोप लगा देगा।
सौम्या यह बात हमसे भी छिपाए रही क्योंकि वह हमें चिंता में नहीं डालना चाहती थी और हम अनुज की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। जब उसका पति यूरोप से वापस आया तब उसे पता चला कि सौम्या प्रेग्नेंट है। उसने तुरंत ही इस बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह 3 महीने से बाहर था और सौम्या की प्रेगनेंसी को सिर्फ 1.5 महीने हुए थे। मेरी बेटी बार बार अपने पति को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि बच्चा उसी का है, लेकिन उसके पति ने उसकी एक नहीं सुनी। सौम्या ने फिर अपने पति को सारी सच्चाई बताई, कैसे नौकर ने उसकी इज्जत लूटी थी। लेकिन उसके पति ने इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नौकर पर पूरा भरोसा है और वह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। इस बीच नौकर भी वहां आ गया और जब उससे पूछा गया तो उसने बड़े मासूमियत से सब कुछ नकार दिया। उल्टा उसने यह झूठी कहानी गढ़ दी कि सौम्या का किसी और लड़के से चक्कर चल रहा था और वही लड़का अक्सर घर आता था। यह सुनकर मेरे दामाद का खून खौल उठा था। उसने नौकर की बातों पर भरोसा कर लिया और मेरी बेटी पर शक किया। सौम्या अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं दरवाजे पर खड़ा यह सब सुन रहा था और मेरी जमीन खिसक चुकी थी। मुझे अपनी ही बेटी की मदद करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मेरी बेटी बेबस और टूटी हुई थी और मैं एक पिता होने के बावजूद उसे इस दुख से निकालने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। यह झूठ बोल रहा है, मेरी इज्जत इसी ने खराब की है, मगर उसका पति उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने नौकर की बातों पर भरोसा करके सौम्या पर शक किया और बिना सच्चाई जाने उसे तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया। सौम्या रोते हुए वापस हमारे घर आई। वह अपनी माँ से सब कुछ बताते हुए जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टर ने उसे मना किया था कि ज्यादा तनाव न ले क्योंकि यह उसके बच्चे के लिए खतरे की बात हो सकती थी। वह शुरुआत के महीने थे और उसे खास ख्याल रखने की जरूरत थी। लेकिन तलाक का सदमा उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। कुछ समय बाद सौम्या की तबीयत थोड़ी सुधरी और हम उसे घर ले आए। लेकिन वह अब भी बेहद दुखी थी। वह मेरे सामने फूट फूट कर रो पड़ी, पापा, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसकी सजा मुझे मिली है। उसकी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। जैसे वह उस दिन रो रही थी, वैसे ही कुछ साल पहले कामिनी और उसकी बेटी कंगना भी मेरे पैर पकड़कर रो रही थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि वे मुझसे इंसाफ मांग रही थीं, जबकि मेरी बेटी मुझसे सवाल कर रही थी कि उसे किस जुर्म की सजा दी गई है। इन 3 सालों में मैंने कभी कामिनी और कंगना को याद नहीं किया था, लेकिन आज अपनी बेटी की हालत देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितना गलत किया था। कामिनी की बेटी भी इसी तरह की हवस का शिकार हुई थी और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा था। मेरे बेटे ने भी अपनी बहन की हालत देखकर खुद को शर्मिंदा महसूस किया। मैंने अपनी बेटी को संभाला और कहा, गलती तुमसे नहीं हुई बल्कि मुझसे और तुम्हारे भाई से हुई है। मेरी बात सुनकर सौम्या और उसकी मां चौंक गए। मैंने उन दोनों को 3 साल पहले हुए उस हादसे के बारे में बताया जब कंगना के साथ यह बुरा हुआ था और इसका जिम्मेदार मेरा बेटा था। सौम्या ने अपने भाई के पास जाकर कहा, भैया, आज तो आपको कंगना की तकलीफ का अंदाजा हो गया होगा। आपने ऐसा क्यों किया? जैसा आपने किया था वैसा ही आपकी बहन भुगत रही है। मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा था। उस वक्त मैंने कामिनी की बेटी से अन्याय किया था। उसे अपने घर की बहू बनाकर उसके साथ इंसाफ कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं दौलत के पीछे भागा और अपनी बेटी की शादी एक अमीर लड़के से कर दी जिसने बिना सच्चाई जाने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। आज मुझे एहसास हुआ कि दौलत सब कुछ नहीं होती। अगर मेरे दामाद ने सौम्या से सच्चा प्यार किया होता तो वह उसकी बातों पर भरोसा करता।
मगर एक दिन मैंने भी तो कामिनी की बेटी की बातों पर भरोसा नहीं किया था और उसे और उसकी माँ को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। अब मुझे कामिनी और कंगना की बहुत याद आ रही थी। मैंने उन्हें ढूंढने का फैसला किया और अपने आदमियों को उनकी तलाश में लगा दिया। आखिरकार मैंने उन्हें ढूंढ निकाला। वे अपने पुराने घर को छोड़कर कहीं और जा चुकी थीं, जहां वे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थीं। कामिनी बहुत बीमार थी और उनकी हालत बेहद खराब थी। मैंने कामिनी और कंगना के पैरों में गिरकर माफी मांगी। पहले तो कामिनी माफ करने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन उसकी बेटी कंगना ने अपनी माँ से कहा, माँ, मालिक को माफ कर दो। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उन्हें समझाया कि उनकी पीड़ा का प्रतिकार मेरी बेटी और मेरे परिवार ने भुगता है। मेरी माफी को स्वीकार करने के बाद भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने कामिनी से कंगना का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया। कामिनी ने मेरी बात मान ली और उसी समय मेरे बेटे ने कंगना के माथे पर सिंदूर लगाया। कामिनी की हालत ठीक होने के लिए मैंने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन जब भी मैं अपनी बेटी की ओर देखता, मेरा दिल टूट जाता। सौम्या का मिसकैरेज हो गया था और वह एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत में मैंने फैसला किया कि अब दौलत के पीछे नहीं भागूंगा। मैं एक ईमानदार और समझदार लड़के, शरद, को अपनी बेटी का हाथ सौंपना चाहता था। वह मेरी कंपनी में कई सालों से मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा था। जब मैंने उसे अपनी बेटी से शादी का प्रस्ताव दिया, तो वह हैरान रह गया। मैंने उसे अपनी बेटी की स्थिति समझाई और उसे वादा किया कि अगर वह मेरी बेटी को अपनाएगा, तो मैं उसकी जिम्मेदारियां भी उठाऊंगा। शरद मेरी बातों से प्रभावित हुआ और आखिरकार सौम्या के साथ शादी के लिए तैयार हो गया। अब मेरी बेटी का जीवन सही रास्ते पर आ रहा था। कंगना हमारे घर की बहू बन गई थी और शरद मेरे दामाद। मैंने अपने परिवार की गलतियों का पश्चाताप किया, लेकिन अब भी मेरी बेटी की खुशी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था। लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद वह मेरी मदद करने के लिए तैयार भी हो गया था। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा, मगर उसे बदले में मेरी दौलत नहीं चाहिए। बस वह अपनी बहनों की शादी अच्छे लड़कों के साथ करवाना चाहता था। मैंने उसकी बहनों की शादी अमीर परिवारों में अपनी जिम्मेदारी पर अच्छी जगह करवा दी थी। उसकी बहनें ससुराल में बहुत खुश रह रही थी। उसकी दो छोटी बहनें अभी पढ़ाई कर रही थी और उनकी पढ़ाई की भी जिम्मेदारी मैंने ले ली थी। मेरी बेटी ने मेरी मर्जी पर अपना सर झुका दिया था। उसने शरद के साथ शादी तो कर ली थी, मगर वह इस रिश्ते से खुश नहीं थी। लेकिन शादी के बाद जब शरद ने उसे बहुत सारे खुशियां दी, तो वह भी बहुत खुश रहने लगी थी। जो खुशी उसे अपने पहले पति से नहीं मिली थी, वो खुशी उसे अब शरद से मिली थी और इस तरह मेरी बेटी का भी घर बस गया था। मगर मुझे ये बात रियलाइज हो गई थी कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जो करता है उसका बदला उसे दुनिया में ही मिलकर रहता है। अपने बेटे को कभी भी गलत काम करने पर बढ़ावा ना दें, बल्कि अपने बेटे को समझाएं और जो गलती आपके बच्चे करते हैं उसे सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि अपनी औलाद के ऐप छुपाकर आप अपने बच्चों के लिए मुसीबत मोल ले रहे हैं। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, वह दुनिया में ही इंसाफ करने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।